फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरी खामोशियाँ भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राजीव को खुशी की डायरी पढ़कर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह सोचता है जो लड़की उसे इतना प्यार करती है, मैंने उसे क्या क्या नहीं कहा, उसके लिए कितने गंदे शब्द इस्तेमाल करे। वह उसी समय कानपुर के लिए निकल जाता है और वह पूरी रात बस में रोता भी लगता रहता है, क्योंकि वह अपनी दोस्ती को बचाना चाहता था। उसने खुशी को घर के हर एक कोने में ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिली। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी हुई उस तस्वीर पर गई जो कई दिनों से खुशी बना रही थी, जिस पर लिखा था, मेरा सपना, एक छोटा सा राजीव, एक छोटी सी खुशी, हैप्पी बर्थडे राजीव। फ्रेंड्स, आगे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा धैर्य रखें। कहानी बहुत ही अच्छी और दिल को छू लेने वाली है, और अपना प्यार कहानी को ऐसे ही देते रहिए। फ्रेंड, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विजय आज अपने मोबाइल पर बहुत देर से चिपका हुआ था। उसके दादाजी उसको बार बार बुला रहे थे, लेकिन हर बार वो यही कह रहा था, बस आ रहा हूँ दद्दू। ये आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या क्या खुराफात चलता रहता है इनके दिमाग में। अभी फसल काटनी है और ये महाशय बिजी है। हाँ, आ गया दद्दू मैं, हाफते हुए विजय बोला। बहुत अच्छा काम किया जो आ गए, थोड़ा और देर से आते। दद्दू चिढ़ते हुए बोले, अरे दद्दू, आप परेशान क्यों होते हो, मैं ये सब काम कर लूंगा, आप आराम करें। जोश से भरे हुए 23 साल के विजय ने कहा, नहीं, साथ में मिलकर करते हैं, अकेले तुम्हें काम करने नहीं दूंगा, सारा काम बिगाड़ दोगे। दद्दू बोले। दद्दू जानते थे विजय सभी काम आसानी से कर सकता है, लेकिन इस बिन माँ की औलाद को वो कभी भी अकेले कुछ नहीं करने देते। यहाँ तक कि उसे डांटते भी इसी कारण है कि वो थोड़ी देर ही सही लेकिन उनके पास ही रहे। आखिर इतना प्यार जो करते थे उससे। दद्दू और विजय ने पूरा खेत एक ही दिन में काट डाला। आज विजय के काम करने की स्पीड दोगुनी थी। दद्दू, आखिर बात क्या है बेटा, तुम इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रहे हो? विजय, वो दद्दू, मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाना है। विजय दद्दू से झूठ नहीं बोलता था कभी भी। दद्दू, ये क्या होता है बेटा? दद्दू ने एक और प्रश्न किया। विजय ने कहा, फिर कभी बताऊंगा दद्दू, आप इसे समझ नहीं पाएंगे। विजय दद्दू को समझा तो सकता था, लेकिन शायद समझाना नहीं चाहता था। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वो अपने हाल ही में लिए गए सैमसंग ओन 5 प्रो मोबाइल में सोशल साइट्स को ओपन करने लगा। लगभग 2 साल पहले तक विजय का व्यवहार ऐसा नहीं था। पढ़ने वाला लड़का किसी के इश्क में कैद हो चुका था। उसका नाम था निशा। हाँ, यही नाम था उसका, निशा। सरनेम का तो पता नहीं था, क्योंकि तब तक उसने उससे बात ही नहीं की थी। सीनियर थी, पीएचडी की शोध करने के लिए कॉलेज में नई नई आई थी। चेहरे से उसके भाव का पता कर पाना लगभग असंभव सा था। हाँ, अगर किसी को देखती तो उसकी आंखों पर लगे तीखे काजल न चाहते हुए भी सामने वाले की जान लेने के लिए काफी थे। टीचर्स भी कहीं न कहीं उसके इश्क में कैद हो चुके थे। वो भी लाइन मारने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहते। ऐसा ही कुछ हाल विजय का भी था। एमकॉम करते हुए वो लाइफ के ट्रायल बैलेंस को बनाना शुरू करने लगा। शोध कार्य के लिए निशा को कॉलेज और उसके बाहर के परिवेश की जानकारी चाहिए थी। टीचर से जो कुछ जानकारी मिली वो उसके लिए आधी अधूरी ही थी। उसने वहां के चपरासी रमेश से हेल्प लेने की सोची, क्योंकि 51 साल के रमेश के पास उनके हर तरह के प्रश्न का उत्तर मौजूद रहता था। कॉलेज और उसके आसपास के अलावा वो बाहरी दुनिया से भी खुद को जोड़े हुए थे। पूरी उम्र जो वहीं उसी के इर्द गिर्द बीती थी उनकी। एक बात तो कहना भूल ही गई, रमेश और उमेश दोनों भाई थे। रमेश गांव दिखाते हुए उनके साथ चले आ रहे थे और निशा आंकड़ों को नोट करते हुए फाइल में कलम चला रही थी। गांव दिखाते दिखाते वे अपने भाई उमेश के घर की तरफ चले गए। रविवार का दिन था, धूप भी बहुत तेज थी। अरे रमेश, कब आए? अंदर से निकलते हुए उमेश जी बोले। नमस्ते भैया, अरे मैडम जी को कुछ जानकारी लेनी थी, इसलिए उन्हें लेके गांव में घूम रहे हैं। बहुत प्यास लगी, सोचा रुककर पानी पी लिया जाए। बैठो मैडम जी, रमेश कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोले। निशा भी गर्मी से बेहाल थी, उसे भी बहुत तेज से प्यास लगी थी। विजय कहाँ हो? उमेश ने अपना मुंह खेतों की ओर करते हुए कहा। विजय आया दद्दू, खेतों के बीच में बनी हुई मढ़ई में पढ़ रहा है। उस जगह तो पढ़ने में उसे बहुत मजा आता है, उमेश बोले। जल्द ही विजय भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि निशा मैडम के साथ उसके छोटे दद्दू आए हैं, तो एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। दद्दू, जा बेटा, अंदर से शरबत और मिठाई लेके आ, चल जल्दी जा। विजय, ला रहा हूँ दद्दू।
अरे सुन, थोड़ा पास आते हुए दद्दू ने कहा। क्या दद्दू? विजय बोला। शर्ट कहाँ है तुम्हारी? खेतों में छोड़ दिए हो क्या, जो बनियान पहनकर घूम रहे हो? दद्दू दांत पीसते हुए धीरे से बोले। विजय ने देखा, उसने तो शर्ट ही नहीं पहनी थी, निशा के सामने बनियान में ही खड़ा था। शायद निशा इसी कारण ऊपर नहीं देख रही थी। शर्म से अपने शरीर को छुपाते हुए वो घर में जा घुसा। अंदर वो शरबत की तैयारी नहीं बल्कि अपने हेयर स्टाइल को संवारने में लगा था। निशा के कपड़ों से मैचिंग करने के लिए झट से अपना पीला शर्ट, जिस पर अमेरिकन फ्लैग पीछे की ओर से चिपका हुआ था, पहन लिया। दद्दू फिर बोले, जनाब आज शरबत मिलेगी या नहीं? लाया दद्दू, अंदर से आवाज आई। ट्रे में शरबत और मिठाई के साथ चिप्स लाते हुए विजय बाहर निकला। दद्दू तो देखते ही रह गए, कभी निशा के कपड़ों को तो कभी विजय के कपड़ों को। पास जाकर उन्होंने धीरे से बोला, क्या बात है बेटा, नहा धोकर आए हो क्या? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, या किसी को रिझा रहे हो? दद्दू चुप रहिए ना, वो मैडम क्या सोचेगी? विनती स्वर में विजय बोला। दद्दू, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है, क्या सोचेगी? प्रश्न करते हुए उमेश ने अपने हाथों को एक दूसरे से चिपका लिया। छोटे दद्दू लीजिए ना, शरबत गर्म हो जाएगी। आप भी लीजिए मैम, विजय बोला। थैंक्स इसके लिए। वैसे आपका ये गांव बहुत बड़ा है, यहाँ से डेटा कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। धूप भी बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता मैं अपना काम कर पाऊंगी। निशा दुखी मन से बोली। विजय, इतना भी बड़ा नहीं है कि काम न हो पाए। वैसे अभी हाल ही की गर्मी है, थोड़े दिनों में कम हो ही जाएगी, निशा ने कहा। लेकिन मैं अंकल जी को परेशान भी तो नहीं कर सकती, उनकी उम्र हो गई है, अब ये धूप में घूमेंगे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। रमेश बोले, अरे मैडम जी, अपना विजय भी तो पूरी गांव की नस्ल नस्ल को पहचानता है, ये आपको घुमा देगा। मैंने ठीक कहा ना भैया? रमेश उमेश की ओर देखकर बोले। दद्दू, हाँ, तुझे ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए, बाकी का काम अपना विजय कर लेगा। निशा खुश होकर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के लोग कितने हेल्पिंग और केयरिंग नेचर के हैं। विजय मैम, आप शाम को मिलिए, हम शाम से ही आपका काम शुरू करवा देंगे। शाम को सकुचाते हुए निशा बोली। दद्दू बोले, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, अपना विजय लाखों में एक है, ये कभी किसी के साथ कुछ गलत हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। वैसे ये आपका स्टूडेंट है क्या? निशा, स्टूडेंट? रमेश जी बोले, अरे मैडम जी, जहाँ आप वैज्ञानिक का काम करती हैं उसी कॉलेज में ये भी तो है। निशा, उसे रिसर्च कहते हैं, तुम भी वहीं पढ़ते हो क्या? निशा ने विजय से पूछा। विजय ने कहा, हाँ, इस बार एमकॉम फाइनल है। निशा खुश होकर, वाओ गुड, चलो तब तो अच्छा है, ओके शाम को मिलती हूँ। थैंक्स आप सबका, और अंकल जी मैडम मत कहिएगा, बेटी कह सकते हैं आप मुझे। इतना कहते हुए निशा वहां से निकल गई। विजय उसको आंखों से ओझल होने तक देखता रहा। दद्दू, क्या बात है भाई, तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं? विजय, क्या दद्दू आप भी? दद्दू थोड़ा बहुत भाप गए थे विजय की भावनाओं को, आखिर उसके बचपन को उन्हीं ने तो जिया है उसके साथ में। कभी कभी हम जिसका इंतजार करते हैं वो हमें अचानक से मिल भी जाता है, तो उस चीज के मिलने के बाद हमारा विश्वास भगवान में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम भगवान को तरह तरह से धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ इसी तरह का हाल विजय का भी था। वैसे तो वो हनुमान जी का भक्त था, लेकिन उस दिन वो काली मंदिर में जाकर अपना मत्था टेकने के साथ साथ कपूर, अगरबत्ती, लाल रोली, सिंदूर और पता नहीं क्या क्या ले गया। पहले विजय पूजा करते समय सिर्फ जल चढ़ाता था भगवान को, ये कहता कपूर, दीप और ये सब चढ़ावा व्यर्थ ही है, भगवान ये सब नहीं मांगते। कभी कभी तो दद्दू से डांट भी देते थे, उसे कारण था ये, कभी कभी वो आलसपन के कारण पूजा करने भी नहीं चाहता था। पूछने पर कहता, जब मन पवित्र है तो भगवान स्वयं साथ में होते हैं। और उसके बाद वो संत रविदास की बात, मन चंगा तो कटौती में गंगा की महिमा सुनाने लग जाता। आज उसे मंदिर में धूप जलाते देखकर कनिका को यकीन ही नहीं हुआ। विजय आज बड़े दिनों के बाद शाम को दिखा, वो भी पूजा की भरी हुई थाल लेकर। आखिर माजरा क्या है? अपनी आंखों की बोहे चढ़ाते हुए पड़ोस में रहने वाली कनिका ने पूछा। विजय, कुछ भी तो नहीं, आज माँ के पास आने का मन किया तो चलाया। कनिका ने कहा, ओ माँ के बेटे, आज से पहले तो माँ के लिए इतना थाल भरकर कभी नहीं लाए थे। कनिका ने एक और प्रश्न की बारिश की। विजय, समझ मेरी प्यारी सी दुश्मन, हो सकता है कोई खुशी की बात हो। कनिका ने कहा, तो अपनी खुशी मेरे से भी तो बांट सकते हो ना। विजय, अच्छा ठीक है, समय आने पर बांट लूंगा देवी जी।
शाम हो चुकी थी। अपने घर की बालकनी में खड़े खड़े विजय जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को याद कर रहा था। जब वो 2 साल का था, उसके पापा संदीप ने उसकी मम्मी को छोड़कर किसी कोठे वाली से शादी कर ली थी। दद्दू ने बड़ा विरोध भी किया था, लेकिन उनके आगे किसी की भी नहीं चली। दद्दू मम्मी को लेकर घर चले आए। कुछ ही दिनों के बाद उसके पापा उस कोठे वाली को भी घर पर ले आए। दद्दू ने तो उनको भगा भी दिया था, लेकिन अपने बेटे के प्यार के हाथों मजबूर होकर घर में रहने के लिए एक छोटी सी जगह दे दी और साथ ही ये भी हिदायत दी कि अवनी विजय की माँ से दूर रहे। विजय को उस समय का साफ साफ तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की यादें आज भी याद है। अभी वो आगे कुछ और सोच पाता कि ब्लैक सूट में दूर से ही आती हुई निशा दिखाई दे गई। वाह, कितनी खूबसूरत है निशा, बरबस ही उसके मुंह से निकला। अपने जूते की लेस को टाइट बांधते हुए वो खुशी से नीचे उतरने लगा। सोच रहा था बोल ही दूं आई लव यू सो मच निशा। अभी वो अपने ख्वाबों की दुनिया में गोते लगा ही रहा था, तभी हेलो विजय, किस दुनिया में हो जी? निशा की आवाज विजय के कानों में किसी बांसुरी की धुन जैसी महसूस हुई। हाँ मैम, कुछ देखा नहीं मैंने, विजय सकपकाते हुए बोला। निशा थोड़ी लड़कियों वाली अदाकारी के साथ में, मैंने कब कहा कि कुछ देख रहे थे, लेकिन इसका मतलब कुछ देख या सोच तो रहे थे। निशा ने बड़ी ही चालाकी के साथ उसके जवाबों से एक प्रश्न तैयार कर दिया। विजय बोला, मैम ये आपके हाथों में क्या है? निशा, ये तो रिपोर्ट्स फाइल है, सभी डेटा कलेक्ट जो करने हैं। विजय, किस तरह के डेटा चाहिए आपको? निशा, लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन और उनके अधिगम संबंधी नए नए रोजगार और गवर्नमेंट स्कीम के लाभ से रिलेटेड। विजय ने उन्हें बीच में ही रोका। विजय, बस बस मैं समझ गया मैम। अपनी बातों में लपेटकर उसने निशा के प्रश्नों की दिशा को ही बदल दिया, जो उसे बखूबी ही आता था। निशा ने कहा, बहुत समझदार हो। निशा की मुस्कुराहट एकदम निश्चल और पवित्र थी, साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति। वाह, काश ये लड़की मेरी होती। राह चलते चलते वो छिप छिप कर उसे देखने की भी कोशिश करता और समझना चाहता, आखिर इसमें क्या खास बात है जो उसे आकर्षित कर रहा है। पास के गांव तक जाने के लिए उसे खेत पार करने की जरूरत थी। समय लगभग 5 का हो रहा था और अप्रैल का महीना था। सूर्य की प्रकाश रूपी आभा अब भी बरकरार थी, लेकिन उसमें तपत नहीं बल्कि शांति थी, जो प्रेम रूपी प्रत्येक हृदय को जीतने की क्षमता रखती थी। आज का काम कंप्लीट हो जाएगा ना? मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट्स तैयार करनी है, थोड़ी चिंतित सी दिखाई दी निशा। विजय, क्यों नहीं? अरे अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो थोड़ी देर और काम कर लेंगे। आई मीन थोड़ी देर रात तक। निशा दुखी होते हुए, खामखाब सभी को तकलीफ हो रही है, कभी कभी सोचती हूँ स्वार्थी हूँ क्या मैं? विजय ने कहा, क्या मैम, आप भी क्या क्या सोच लेती हैं? मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आप पर, बल्कि आप मुझ पर एहसान कर रही हैं। उसके मुंह से अचानक ये शब्द निकले जो उसके दिल में थे। निशा, मैं समझी नहीं, मैं भला आप पर क्या एहसान कर रही हूँ? विजय बातों को बदलने में काफी माहिर था। मुझे भी तो पीएचडी करनी है, आपसे तो मुझे रिसर्च करने के तौर तरीकों के बारे में काफी नॉलेज मिल रही है। मुझे लगता है मैं आपका स्टूडेंट बनने के काबिल हूँ। प्लीज मुझे अपने काम से अलग मत करें मैम, गिड़गिड़ाते हुए विजय बोला। निशा जोर जोर से हंसने लगी। तुम मुझे गिल्ट फील ना हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना? बातों के पीछे का मतलब समझते हुए निशा बोली। विजय कुछ नहीं बोला, बस अपने सिर को थोड़ा खुजाने लगा। ये लड़की वाकई में कितनी क्यूट है। काश, हे हनुमान जी, कुछ भी करवा लो प्रभु, बस इनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स जगा दो। बाकी काम तो मैं अपने आप ही कर लूंगा। वैसे तो मैंने कभी व्रत नहीं रखा भगवान जी, लेकिन व्रत रखने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन कौन सा व्रत रखूं? निर्जला ही रख लूंगा। तमाम तरह की परिकल्पनाएं फिर उसके मन में जगने लगी। फ्रेंड्स, आखिर कौन है ये निशा, कौन है ये विजय? जानने के लिए कहानी के अगले सभी भाग अवश्य देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।